हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द सेम सीरीज दैट इज़ डेली वर्कशीट ऑफ 25 मार्क्स पार्ट नंबर 4 एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay then, let's start today's worksheet with the first question of accountancy. So, here it is. PM Limited forfeited 4,000 shares of rupees 100 each, rupees 90 called, on which the shareholder did not pay money due on allotment, that is rupees 25 per share, and on the first call rupees 10 per share. So, few things we have to note it down that in this question the full amount has not been called, only rupees 90 has been called, and that means the company did not make certain नहीं 10 रुपए क्योंकि मिसिंग है यहाँ पर। सो 10 रुपए का कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा। ओके, एंड कंफर्मेशन ये भी है आपके सामने दैट द शेयर होल्डर डिड नॉट पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट and the first call, only first call word is written, not the final call. So some certainty is there because shareholder did not pay till the first call only. Now out of the forfeited shares only 1000 shares were reissued. Calculate the maximum amount of discount at the time of reissue that the company can give to the shareholder. So यहाँ पर पूछा क्या आपसे, आमतौर पर ये पूरा लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें फॉर फीचर री इश्यू कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज हम बनाते हैं, बट दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू पास ऑल दोज एंट्रीज एंड कैलकुलेट दैट मनी अमाउंट. वी सिंपली आस्क टू कैलकुलेट दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. तो पहले तो आप लोगों को लगेगा कि शेयर्स के फॉर फीचर री इश्यू में डिस्काउंट कहाँ से आ गया. So the discount at the time of reissue is equal to the amount of share forfeited account जो डेबिट में आता है. ओके, सो वो पूछ रहे हैं कितना मैक्सिमम कंपनी दे सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू टू द गिवन शेयर होल्डर. ओके, तो शेयर होल्डर्स को कंपनी रीइश्यू में मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना कंपनी ने उस शेयर्स के फॉर फीचर के समय में प्रॉफिट या गेन किया था. नाउ सो दैट पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. जब शेयर्स को कंपनी फॉरफिट करती है तो उसमें गेन का क्या मतलब है. तो गेन रेफर्स टू दैट अमाउंट विच हैज़ बीन पेड बाय दैट शेयर होल्डर. सपोज दैट 100 रुपीज़ के शेयर में से एक शेयर होल्डर ने 70 रुपीज़ पे कर दिया. ओके, बट ही कुडंट पे ₹30 एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. तो इन दैट केस अब आप क्या बोलोगे कि कंपनी को उसमें नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ. तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उसका 70 रुपीज़ रिटर्न नहीं किया होगा, है ना. तो 30 रुपीज़ नहीं मिला बट 70 रुपीज़ मिल चुका था. तो 70 रुपीज़ क्या कंपनी के लिए गेन के इक्वल टू है. उसी को हम कहते हैं कंपनी ने गेन किया 70 रुपीज़, और वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कंपनी दे सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, रेट पूछा है या फिर हमसे अमाउंट. क्योंकि रेट अगर पूछा होगा तो हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अमाउंट पूछा होगा तो सर्टेन कैलकुलेशन वी विल हैव टू डू, लाइक कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट. यानी रेट नहीं अमाउंट पूछा है. और जैसा हम क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि द शेयर होल्डर हैज डिड नॉट पेड amount of allotment 25 and first call ₹10. What was the amount that has to be paid by the shareholder? First of all 100 was the face value but the company called only ₹90. That means उस शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा 90 रुपीज़ ही मांगे गए और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 90 रुपीज़ उनसे मिल जाए. बट हुआ क्या, उसने 25 रुपीज़ का अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल, दैट मीन्स 35 रुपीज़ नहीं पे किया. If the shareholder did not pay ₹35 out of 90, that means ₹55 per share has already been paid by that shareholder. यानी कंपनी को उन सभी शेयर्स पर ₹55 के रेट पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. एंड पूछा है कि अमाउंट बताना है आपको रीइश्यू पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है. तो कंपनी रीइश्यू पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी, सेम उसी रेट पर एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर जो रीइश्यू हो रहे हैं वो है 1000. तो बस हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं. 1000 शेयर्स पर 55 के रेट से यानी 55,000 रुपीज़ कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है. दैट मीन्स द आंसर विल बी ₹55,000 एंड ऑप्शन नंबर डी.
नाउ अब मैंने एक्सप्लेन किया है रिटन पार्ट, क्योंकि ओरल सुनने में हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे, टफ लगे, तो रिटन पोर्शन भी एक बार जरूर देखें आप लोग। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि रीइश्यू पे हो सकता है वो क्या है, ये एक रूल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अमाउंट और रेट पेड बाय द फॉरफिटेड शेयर्स, जिन शेयर्स को आप रीइश्यू करने जा रहे हो बिफोर दैट वो उनको हमने फॉरफिट किया होगा। सो व्हाट वाज द अमाउंट और द रेट ऑफ अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय दैट शेयर होल्डर बिफोर द फॉरफीचर, है ना, तो वो हो जाता है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन टू द न्यू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। सो in the given case the face value was rupees 100, 90 was the called up amount, 10 was uncalled, then out of 90 unpaid and paid दो अमाउंट है यहाँ पर, जिसमें से अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स क्वेश्चन में अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का फर्स्ट कॉल का ₹35 टोटल मिलाकर उसने अनपेड रखा, दैट मीन्स 55 पर शेयर उसने पे किया, और जो 55 रेट पर शेयर उसने पे किया है दैट इज इक्वल टू द गेन जिसको हम लोग फॉरफिटेड अकाउंट बोलते हैं, एंड वही होता है कंपनी के लिए मैक्सिमम परमिटेड डिस्काउंट विच कैन बी गिवन टू द न्यू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, यानी 55 इज द रेट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट. So the maximum amount of discount is on 1000 shares will be equal to 1000 shares multiplied by 55, that means 55,000 will be the answer. होप सो सभी को ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आया होगा, क्योंकि लॉन्ग कट ट्रिक से मतलब ट्रिक इन द सेंस लॉन्ग कट जो मेथोडोलॉजी है उससे आप आंसर तो निकाल सकते हो, बट यू कैन नॉट सेव द टाइम, एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल टू कंप्लीट द होल पेपर ऑन द टाइम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड वेयर वुड यू शो इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट एंड डिटेल्स, मुझे मैक्सिमम व्यूअर्स से एक सजेशन मिला, एक बाय मीन्स रिव्यू मिला कि साउंड क्वालिटी वाज नॉट गुड, सो मैंने नेसेसरी चेंजेस किए हैं. सो आई नीड योर रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन वेदर इन दिस वीडियो द साउंड क्वालिटी इज गुड और नॉट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड वेयर वुड यू शो इंटरेस्ट ऑन लोन. ऑप्शंस आर गिवन. नाउ अब ऑप्शंस तो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी होते हैं, कई बार हेल्प के लिए भी होते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमारा सब कुछ लिखा हुआ है. आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप कहाँ दिखाओगे किसको, इंटरेस्ट ऑन लोन को. ना अब आप सोच के देखें, इज देयर एनी कनेक्शन विद द अमाउंट ऑफ विद द नेचर ऑफ द कैपिटल दैट इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग विद इंटरेस्ट ऑन लोन. मतलब आप कंपनी एज अ फर्म पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड कहिए या फ्लक्चुएटिंग, उससे क्या कोई भी रिलेशन है इंटरेस्ट ऑन लोन के देने को लेकर के या उसके ट्रीटमेंट को लेकर? नो, बिल्कुल भी नहीं है. सो इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज जाता है एक ही अकाउंट में, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है. बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट चेकिंग के लिए भी होते हैं क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के लिए. सो इट इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ इस वर्कशीट में मेरा मेन फोकस था इस बार कि मैं आपसे उन चैप्टर्स को कनेक्ट कर सकूं या उन चैप्टर्स पर गो थ्रू कर सके, खासकर पार्ट बी का, जिसको कि हमने अब तक टच नहीं किया प्रीवियस सीरीज में, प्रीवियस वर्कशीट में, सॉरी. सो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेजर हेड्स एंड सब हेड्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013. सो एज यू ऑल नो, हमारे पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें कि हम लोग कंपनी के दो फॉर्मेट को सीखते हैं. फर्स्ट वन इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, पार्ट 1 के नाम से आप जानते हैं इसको, एंड द पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बैलेंस शीट के हेडिंग और सब हेडिंग को लेकर अक्सर देखने को मिलता है. सो डेफिनेटली यू ऑल हैव एनकाउंटर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन विच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, दैट कि आपको रिकॉग्नाइज करने उसके हेडिंग एंड सब हेडिंग या एग्जांपल्स सेट करने हैं. तो इस तरह के टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर ना करिए. थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल टच के साथ, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, एंड टाइम सेविंग भी है ना. तो 6 ऑप्शंस आर देयर इन विच यू नीड टू राइट द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉर ऑल ऑफ देम. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स हाफ मार्क्स फॉर ईच. सो बिल्स पेबल, पेटेंट्स, पब्लिक डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश क्रेडिट एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर. तो इन सभी के हेडिंग्स और सब हेडिंग क्या हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट हेडिंग एंड सब हेडिंग के नाम से. फिलहाल 6 मैंने जो इंक्लूड किए हैं उसकी हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स पेबल.
देखो, इससे पहले कि आप सभी लोग कंफ्यूज रहें कि हमें कौन सा हेडिंग चुनना है, मैं ऑलवेज एक टिप्स बच्चों को देना चाहता हूं कि अब जैसे ही किसी टर्म को पढ़ते हो ना, तो दिमाग में सबसे पहले हेडिंग सब हेडिंग मत लाइए। आप सबसे पहले देखिए कि ये हमारे लिए एसेट्स के साइड की एक चीज़ है या लायबिलिटी साइड की। जब आप ये समझ लेते हैं ना, तो आपका दिमाग एकदम से आपको ब्रीफ कर देगा। अगर एसेट्स है तो आपको दो ही में से एक चुनना है, करंट या फिर नॉन करंट। और लायबिलिटीज है तो आपके पास तीन चॉइस हो जाते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप हेडिंग सब हेडिंग मत सोचो, आप क्या सोचो, व्हाट इज द एक्चुअल साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इतने सारे हम बैलेंस शीट पार्टनरशिप में बनाते आए हैं, 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं। डेफिनेटली वी गॉट टू नो दैट इट इज एसेट्स और नॉट और लायबिलिटी, है ना। तो बिल्स पेबल सभी जानते हैं लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में तीन हेडिंग्स आते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो चार होते हैं बट सिलेबस में तीन ही हैं। दैट इज शेयर होल्डर फंड, फॉलोड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लास्ट ऑफ ऑल करंट लायबिलिटीज। तो हमें हेडिंग्स चुनना है। बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी बेसिकली, एन एग्जाम्पल भी 11 में पढ़ते आ रहे हैं हम इसको। नाउ अगर आपको सब हेडिंग नहीं भी आता है तो मैं कहता हूँ इसको अनअटेम्प्टेड मत रखिए, कुछ ना कुछ जरूर रखो आप। बिकॉज 6 केस मिलाकर 3 मार्क्स है, तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि हाफ मार्क्स हर सब में है। अगर आप करंट लायबिलिटी सही चुन लेते हो बट ट्रेड पेबल्स आपने लिखने में गलती कर दी या नहीं लिखा, तो टीचर 1/4 मार्क्स तो देगा नहीं ना, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट जो क्राइटेरिया है उसमें 1/4 का चॉइस नहीं है, हाफ है, फुल मार्क्स है, बट देर इज नो स्कोप ऑफ 1/4 मार्क्स। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ना आप हेडिंग्स को सही करने की पूरी कोशिश करिए। सब हेडिंग गलत हो जाए तो थोड़ा बहुत आप उम्मीद कर सकते हो कि नुकसान कम से कम होता है, ठीक है ना। सो करंट लायबिलिटीज है एंड अंडर दैट ट्रेड पेबल्स इज द सब हेडिंग इन विच बिल्स पेबल इज कैटेगराइज्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस Preference shares. Share was already mentioned, so it is very easy to recognize. Shareholder fund is the heading, and under that, share capital is the subheading. Now patents. Patents basically is an asset. So asset side दो ही तरह के हमारे headings हैं, एक है non current followed by current assets. So patents is a long term assets. That means a non current assets. It is and classified under intangible assets like goodwill, copyright, etc. नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। कैश वर्ड से अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं मैं इसको कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो द टर्म इज कैश क्रेडिट। क्रेडिट से उधार आप समझ सकते हो, तो इससे भी आप कनेक्टिविटी बना सकते हो कि लोन ही होगा ये। सो कैश क्रेडिट इज अ बेसिकली बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग बेसिकली। और अगर लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म है, तो दैट मीन्स क्लियर है कि करंट लाइबिलिटीज है, और उसके अंदर जिस हेडिंग में आता है, सॉरी सब हेडिंग में, दैट इज शेयर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। Now next is public deposit. Few names are very common under long term borrowings like debentures, public deposit, mortgage loan, bank loan. So ये कुछ 4-5 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। तो उसमें से एक नाम ये भी है, and this is non current liabilities. Under that long term borrowing is the subheading. And last but not the least, current maturity of liability. सॉरी डिबेंचर्स। तो जो भी डिबेंचर्स हैं वैसे तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं, करंट में तो नहीं आते, बट द पोर्शन विच इज मेच्योर्ड एंड इज गोइंग टू बी पेड इन दिस करंट ईयर इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज current liabilities and under the head subhead of other current liabilities, and it is very important one because बच्चे इसमें डिबेंचर्स वर्ड देखते ही कंफ्यूज होकर के लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कैटेगराइज कर देते हैं। सो माइंडेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स मैंने आपसे पूछे हैं। ओके, नाउ एज यू ऑल नो कि हमारे इन वीडियोस का बेसिकली जो पर्पस है कि आपको रिवीजन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक पैटर्न के साथ रिवीजन करना, जिससे कि आप अपने इम्पॉर्टेंट उन सभी टॉपिक को टच कर सको बिफोर योर स्कूल रीओपनिंग एज वेल एज बिफोर अपेयरिंग फॉर प्रैक्टिकल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन डेफिनेटली। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि आप सब उन टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू कर लें जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ द होल सिलेबस इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो इजी के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर होता क्या हम लोग से एक फॉल्ट कि हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, एंड आफ्टर इग्नोरिंग मैनी अ टाइम धीरे धीरे ये टॉपिक हमारे लिए क्या होता है, टफ, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कैसे करते हैं, क्या इसमें स्ट्रैटेजी है, क्या कॉलम्स है ना। सो डू नॉट लीव इट लाइक दैट कि ये बहुत ईजी है, हो जाएगा। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ठीक है, बाकी टॉपिक को आप भले रोज करो इसको, लेकिन 3 दिन में 4 दिन में एक बार करोगे तो भी सफिशिएंट है, बट कर लिया करो आप, है ना। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। और मैंने आज के इस वीडियो में कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज लिया है ताकि मैं आपको एक ट्रिक सिखा सकूं कैलकुलेशन का, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा। हम सभी यूजुअली हैबिचुअल होते हैं कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टर्म्स के साथ साथ 2 ईयर्स की वैल्यू मिलती है, बट बताना चाहूँगा आपको कॉमन साइज में सिंगल ईयर की वैल्यू भी मिल सकती है, मोर देन 2 ईयर्स की भी मिल सकती है, और
कभी कभार एक ही ईयर का मिलेगा बट अलग अलग कंपनीज का, जैसे आपके सामने इस बार, और एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनियों का है। तो ये है कॉमन साइज के फायदे और कॉमन साइज का टूल, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है। आप देख पाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तीनों कंपनी के दिए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिए हैं, अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, इनकम टैक्स तीनों कंपनी का जो कि मैंने सेम रखा है 50%। नाउ एक शॉर्टकट ट्रिक जैसे मैंने कहा मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, और साथ साथ एक नए टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने होना चाहिए था, तो एक कंप्लीट पैकेज अच्छे क्वेश्चन के रिविजन के लिए। देखिए, सो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक कॉलम और यहाँ बनेगा, नोट नंबर का आप वो ड्रॉ कर लीजिएगा, लैक ऑफ प्लेस की जगह से मैंने नहीं बनाया है। सो पर्टिकुलर, देन एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, एंड देन जितने ईयर या जितने कंपनी उतने ही परसेंटेज। कॉमन साइज का यही मतलब होता है, इसीलिए इसमें 1 ईयर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, 2 तो बहुत कॉमन सा है, और 3 ईयर्स का भी मिल सकता है, या अलग अलग 3 सेगमेंट्स या 3 कंपनीज के भी मिल सकते हैं। तो ए लिमिटेड के परसेंटेज, बी लिमिटेड के परसेंटेज एंड सी लिमिटेड के परसेंटेज, और सभी जानते हो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो परसेंटेज निकलता है वो किस पर निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेट है वो क्या है कि हम इनकम को सबसे पहले लिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आफ्टरवर्ड्स अदर इनकम, जो है नहीं क्वेश्चन में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसा दिया है एज इट इज हमने लिख डाला, परसेंटेज के बाद में करते हैं, तो इसको अभी इग्नोर सब करेंगे आप, बस अभी वैल्यूज देखेंगे आप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। आफ्टरवर्ड्स एक्सपेंसेस, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंसेस, जिसके अंदर 6-7 तरह के कैटेगरीज हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, देन ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं, उसके अलावा हम डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन भी है ना, अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो ऐसे कई तरह के हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है, जिसमें से इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है एंड अदर एक्सपेंसेस दिए गए, जिनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज जो भी है अवेलेबल क्वेश्चन में हमने पुट अप कर दिया है बिना किसी परेशानी के। और सारे एक्सपेंसेस को एनलिस्ट करने के बाद उनका टोटल भी आपको करना है, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंसेस, जो इन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो जाता है 16,50,000, 10,80,000 एंड 17 लाख। नाउ जैसे ही आपके पास इनकम का टोटल आ जाए और एक्सपेंस का टोटल, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिडक्शन, बाय मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स from revenue from operation or total income minus total expenses. So in this case the total of income is equal to revenue from operation, that is point number 1, and minus total of expense, that is point number 3. So 1 minus 3 is equal to net profit before tax, जिससे अमाउंट ये तीनों आ जाएंगे आपके सामने। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेप इज डिडक्शन ऑफ टैक्स इन द गिवन रेट विच इज 50% इन ईच ऑफ द कंपनी। तो तीनों में 50% निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है। सो जैसा आप जानते ही होंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो पर्टिकुलर्स वाला प्रोफॉर्मा है ना, मतलब ऑर्डर वाइज डिटेल्स को लिखना, दीज आर विल एब्सोल्युटली सेम। जो मेन चेंज है, वाइटल चेंज है, वो कहाँ पे है, कॉलम ऑफ चेंज इन रुपीज एंड परसेंटेज। तो कंपैरेटिव में तो चेंज इन रुपीज एंड परसेंटेज भी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कॉमन साइज में, ओनली परसेंटेज, एंड दैट इज बेस्ड ऑन ओनली रेवेन्यू। नाउ अगर रेवेन्यू को ऑलवेज बेस बनाओगे आप, तो रेवेन्यू का परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100% ही आएगा, है ना। तो इसीलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, यू कैन राइट 100% इन ईच ऑफ द कंपनी फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, द फर्स्ट शॉर्टकट थी विदाउट एनी कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर बेस बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए शॉर्टकट लग सकता है कॉमन साइज के फॉर्मेट में, कंपैरेटिव में शॉर्टकट आप नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, याद रखना है आपको। नाउ तो आपको करना क्या है, कोई भी रैंडम 2-4 वैल्यूज जो आपको इजी टू कैलकुलेट दिखाई देने लगे उसको आप करते जाइए, और उसके बाद देखते जाएंगे आप लोग कैसे आप अगली वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे ए लिमिटेड में 12 लाख, तो 12 लाख का परसेंटेज आप कैलकुलेट पहले कर लो कैसे करना चाहिए। तो 12 लाख डिवाइड बाई 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो इट विल बी, पॉइंट में आएगा 66.66, राउंड फिगर मैंने यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे हो, 67%। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि इसका या और किसी का आप परसेंटेज शॉर्टकट में निकाल सकते हैं तो आप ट्राई करें, अदरवाइज लॉन्ग कट ही अपनाएं अगले में भी। जैसे कि 4,50,000 में शॉर्टकट मुझे अगर नहीं दिखता है, मान लो मुझे तो दिख रहा है बट आपको अगर नहीं दिख रहा, उतना कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो आपने इसका भी लॉन्ग कट अपनाया। ओके, तो इसका परसेंटेज आ गया 25%। ठीक, चलिए अब यहाँ से आपको असली शॉर्टकट दिखाते हैं। जिस तरह से 12 लाख में प्लस किया 4,50,000, तो आया है नेक्स्ट फिगर 16,50,000। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों परसेंटेज को ऐड करना है और यहाँ लिख देना है। सो आपको अलग से 16,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वही आएगा जो आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
जिस तरह से हमने इस 18 लाख में से माइनस किया था इसको, यानी एक्सपेंस को, तो हमारा 1,50,000 बाई मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो बिल्कुल उसी सेम प्रोसीजर में 100% में से आप माइनस कर दीजिए किसको, एक्सपेंस के परसेंटेज को, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी परसेंटेज, है ना। यानी 1,50,000 डिवाइड बाई 18 लाख करके आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। हावेवर वी नो दैट कि ये पॉइंट में ही आएगा, 8.3 समथिंग आएगा, तो राउंड फिगर में 8 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज, टैक्स था 50%। टैक्स के 50% से होने से क्या हो गया कि इस वैल्यू का जस्ट हाफ ये हो गया और सेम टू सेम यहाँ भी आ गया। बस यही चीज़ आपको परसेंटेज में भी लिख देना है। अगर 1,50,000 का परसेंटेज है 8, तो उसका हाफ है 75, तो उसका भी हाफ यहाँ लिख दीजिए 4% और सेम नीचे भी ले आइए। यही शॉर्टकट है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ऐसे ही बी लिमिटेड का भी आप देखिए, 12 लाख के लिए तो आपका परसेंटेज 100 आ ही जाएगा। ओके नाउ, अब इतने सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, सबको आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस वैल्यू को आपको लगता है इजी है आपको कैलकुलेशन में, उसको आप पहले करिए। देखिए सबसे इजी मैं आपको दिखाता हूँ। 12 लाख की ये वैल्यू है, ओके, एंड देन ये है 1,20,000। सेम तो नहीं है लेकिन बिल्कुल बेसिक डिटेल्स तो सेम है, एक जीरो का बस फर्क है। तो अगर 12 लाख का परसेंटेज आ रहा है 100, तो इस हिसाब से 1,20,000 का परसेंट क्या आएगा, सिर्फ एक जीरो कम, मतलब 10% आएगा। एंड अगेन एक वैल्यू यहाँ भी है 120, तो उसका भी इस हिसाब से 10% सेम टू सेम लिख दीजिए। और कोई चीज़ जो 12 से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आप 60 देख पा रहे हैं। 120 का हाफ 60 है ना, तो इसका मतलब 10 का हाफ यहाँ लिख दीजिए 5। अगर यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 है, यानी ये भी 5% रहेगा। अब और कुछ मिलाना चाहें आप तो देखिए 12 के टेबल में 96 भी आता है 8 टाइम्स में, तो इसका परसेंट कितना था 10, 10 का 8 टाइम्स कितना हो गया 80%। नाउ इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया था 10,80,000, तो वैसे ही इस 80 और 10 को जोड़ देंगे तो आप ये भी आपका आ जाएगा 90%। इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके शॉर्टकट लगा सकते हैं, बिकॉज बेस जो फिगर है ना वो कभी चेंज नहीं होता। तो कंपैरेटिव में ये चीज प्रॉब्लम्स रहती है कि बेस वैल्यू बार बार बदलती रहती है, बट कॉमन साइज में सेम रहता है। इस वजह से कॉमन साइज में कैलकुलेशन परसेंटेज का बहुत ही ईजी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ये शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर और भी डिटेल में समझना हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि उसको आपको डिटेल से लाइव करके दिखा सकूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्वियसली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिसमें 8 मार्क्स कंफर्म है, आने ही आने हैं। मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम द होल सिलेबस दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें अलोन सीबीसी ने 8 मार्क्स का बाइफर्केशन दे रखा है। अदरवाइज आप जाएंगे सीबीसी के बाकी रिमेनिंग पोर्शन को देखने तो यूनिट वाइज कैटेगरीज हैं कि लाइक पार्टनरशिप में इतने मार्क्स हैं, कंपनी में इतने हैं, है ना। एंड इस तरह से आपको एक चैप्टर में कंपलसरी एंड 100% सिक्योरिटी के साथ कोई क्वेश्चन का नंबर नहीं मिल पाता। बट कैश फ्लो एक ऐसा है एक्सेप्शनल चैप्टर है जिसमें 8 मार्क्स श्योरली आने ही हैं, एंड जिसमें 1 मार्कर से एक क्वेश्चन, अगेन 1 मार्कर एक क्वेश्चन, एंड 6 मार्कर 1 क्वेश्चन। तो ये श्योर है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की तैयारी अच्छे से करने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने आज इस कैश फ्लो के स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन लिया है, नॉर्मल से एक फुल क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो देखिए एक बैलेंस शीट आपके सामने है, अंडर दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देयर, शेयर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, करंट ईयर फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया है जिसमें से रिजर्व सरप्लस का नोट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का भी नोट्स दिया है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स उसका भी नोट्स दिया गया है। एंड देन आफ्टर द लाइबिलिटीज डेफिनेटली एसेट्स विल बी देयर, और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूज़ हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और करंट एसेट्स के अंदर में है जैसा आप देख पा रहे हैं 3 आइटम्स आर देयर। फर्स्ट वन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, एंड लास्ट वन इज इन्वेंट्रीज। सो अ लॉट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देयर, बेसिकली यही सब इंपॉर्टेंट भी होते हैं। एंड देन जैसा हमने देखा 3 नोट्स लिखे गए थे। सो फर्स्ट नोट वाज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, सो इट इज कैटेगराइज्ड एज द टोटल ऑफ 2 things, that is surplus in statement of profit and loss, and second one is general reserve. Separate values are given. Then long term borrowings again having the notes to account, which is decoded as 12% debentures, 2 values are given. Short term provision, under that provision for tax is given. अगर टैक्स के बारे में कोई और फर्दर डिटेल ना मिले तो एज यू ऑल नो करंट ईयर को हम टैक्स मेड कहते हैं, प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने मुझे याद है कि मैंने इस क्वेश्चन में रखा हुआ है टैक्स के एडजस्टमेंट्स को, एंड जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड।
अब देखिए टैक्स मेड तो वैसे होना चाहिए था 80,000, बट यहाँ टैक्स मेड दे दिया गया 90,000। तो ऑब्वियसली अगर टैक्स मेड बदल रहा है तो टैक्स पेड भी बदलेगा, जिसके लिए हम आमतौर पर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट दिया डिबेंचर्स को रिडीम कब किया है वो एक डेट। डिबेंचर्स के रिडीम करने से, डिबेंचर के इशू करने का डेट देने से बस इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेट हमें करना होता है। And the third one is provide depreciation on plant and equipment by rupees 1 lakh. So यहाँ पर दो अकाउंट बनने के सिम्टम्स दिख रहे हैं और एक छोटा सा कैलकुलेशन डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का है, एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन प्रोसीड फॉर द मेन सॉल्यूशन पार्ट। सो लेट्स हैव द कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वर्किंग्स ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो मैं एक बार दिखा देना चाहूँगा आपको कि इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स की वैल्यू किस तरह से दी गई थी। Here it is. Initially it was rupees 4 lakh, and later on at the end of the year it remains only rupees 1,50,000. So conclusion is that during the whole year कंपनी के पास कितना डिबेंचर्स अंत में रह जाता है 1,50,000, एंड जो बीच का डिफरेंस है यानी कि 2,50,000 वो रिडीम हुआ कब, 1 अक्टूबर को। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, दो टुकड़ों में इंटरेस्ट को निकालेंगे। द फर्स्ट पार्ट full interest for the whole year on that portion of the debenture which remains silent for the whole year, that means rupees 1,50,000। ये 1,50,000 वही अमाउंट है जो साल भर कंपनी के पास था एज अ लोन पार्ट, उस पर 12% पूरे एक साल का निकाल लेंगे आप, वो है 18,000। एंड देन सेकेंड वैल्यू, जितने रुपए को आपने रिडीम किया है या जितने रुपए को फर्दर इशू किया उसको आप यूज़ करेंगे, उस पर परसेंटेज लगाएंगे और उस डेट को फॉलो करेंगे जिस डेट को उन्होंने दिया है क्वेश्चन। जैसे कि इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ था कि 1 अक्टूबर को आपने अगर मैं डेट गलत देख रहा हूँ तो एक बार ज़रा ध्यान से मैं देख लेना चाहूँगा। सॉरी 1 दिसंबर है, अक्टूबर में गलती से भूलता जा रहा हूँ। सो 1 दिसंबर को कंपनी ने रिडीम किया इन डिबेंचर्स को। तो अगर आप कंपनी है, आपने दिसंबर में रिडीम किया तो बाय में आप 1 दिसंबर तक का ही इंटरेस्ट पे पे करेंगे, फ्रॉम अप्रैल टू 1 दिसंबर, दैट विल इक्वल टू 8 मंथ्स। तो 2,50,000 जो डिबेंचर रिडीम्ड की वैल्यू है उसके 12% को 8 मंथ्स के लिए आपने कैलकुलेट किया, इट विल बी इक्वल टू रुपीज़ 20,000, एंड देन टोटल इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर विल बी 38,000। इस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। एंड दिस इज नॉट द ओनली वे, और भी एक दो तरीके हैं हमारे पास, बट फिलहाल टाइम भी बचाना है तो हम उस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। नाउ टैक्स, जैसा हम जानते हैं टैक्स में एक अकाउंट बनने का पूरा कंडीशन है, टैक्स इज अ लायबिलिटी, दैट इज वाई वी विल स्टार्ट ऑन द क्रेडिट साइड, फ्रॉम द क्रेडिट साइड, दैट इज बाय राइटिंग बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD एज द क्लोजिंग बैलेंस। सो ओपनिंग फिगर 50,000 दिया था, 80 वॉज द क्लोजिंग अमाउंट, एंड देन टू प्लेसेस आर देयर, फर्स्ट इज फॉर टैक्स पेड for which we need to write to bank, and the second is for tax made for which we need to write statement of profit and loss। इन्हीं में से एक चीज़ आपको दे दिया जाता है, और जैसा आप जानते हो इस क्वेश्चन में टैक्स मेड आपको दिया था 90,000। सो बस इसको फिल करना है, एंड एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके सामने टैक्स पेड की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 60,000 रुपीज़। सो इन दिस वे टैक्स अकाउंट बन चुका है और उसका बैलेंसिंग फिगर के तौर पर 60,000 आ गया एज टैक्स पेड, और टैक्स मेड चाहे आप एडजस्टमेंट से ले लो चाहे अकाउंट से, वो है 90,000। नाउ नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ये एसेट्स है, और एसेट्स के अकाउंट की स्टार्टिंग ऑलवेज डेबिट से करनी है आपको। टू बैलेंस BD, ओपनिंग फिगर 16,20,000 एंड बैलेंस CD दैट इज क्लोजिंग फिगर 18 लाख। नाउ एसेट्स के अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या आता है, परचेज आता है एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आता है। क्रेडिट में क्या आता है, लॉस आता है, सेल आता है, डेप्रीशिएशन आता है ना। अब इनमें से जो कुछ भी आपके पास है अवेलेबल इन द क्वेश्चन, यू नीड टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टरवर्ड्स जो नहीं है उसको एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे आप। तो हमारे क्वेश्चन में इनमें से सिर्फ एक चीज़ दिया गया था, डेप्रीशिएशन। सो यू नीड टू राइट डेप्रीशिएशन ऑन द क्रेडिट साइड एज द फॉर्मेट स्टेट्स, दैट इज रुपीज़ 1 लाख। हो गया। नाउ आपके सामने क्वेश्चन में ना सेल्स की बात लिखी है ना प्रॉफिट लॉस की बात लिखी है, तो बस आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कहाँ रहा है वो देखना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 19 लाख, एंड अगर 16,20,000 को उसमें से घटाते हो तो 2,80,000 रुपये का डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लोग टू बैंक परचेज कहकर लिख देते हैं। सो इन दिस वे वी हैव मेड ऑल द लेजर अकाउंट्स as well as calculated all the calculations, important calculation, and now we are ready to make the cash flow statement. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला पार्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना, जिसमें आप 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको पहले वो चारों पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा कि वो 4 पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या क्या है ना, ताकि आपके लिए माइंड मैपिंग हो सके कि किस किस स्टेप से आपको गो थ्रू होना है। पहला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकंड आता है आपका एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को प्लस और माइनस करना।
थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल चेंज के इम्पैक्ट्स को लाना, यानी ऐड और लेस का ये जो पॉइंट्स बनता है स्पेसिफिकली। एंड इन सब के बाद आखिरी पॉइंट बनता है आपका, दैट इज फोर्थ स्टेप, एंड विच इज माइनस टैक्स पेड। तो 4 स्टेप गिनकर आपको करने हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी पूरी हो जाती है। तो मैं अब 1 बाय 1 सारे स्टेप्स दिखाना चाहूँगा आपको। सो द फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, it is quite clearly mentioned that we need to show the calculation of net profit before tax and extraordinary items in the working note. So here it is, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आपको प्रॉफिट की वैल्यू को ले लेना है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि हमारा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या था। तो ये रहा आपका डेटा, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख से हो गया 2,10,000, दैट मीन्स 1,10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। एंड देन रिजर्व में आप देखते हो 2 लाख से हुआ 3 लाख, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व भी है 1 लाख रुपीज़ का, और टैक्स था ही हमारे पास, डिविडेंड है नहीं। तो इसमें क्या क्या आता है आपको पता होने चाहिए, और जो अवेलेबल है वो आप लिखते जाएंगे। तो प्रॉफिट था 1,10,000, ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ 1 लाख रुपीज़ का, और टैक्स जो कंपनी ने इस पर ऑलरेडी मेड किया था, जिसको हम टैक्स अकाउंट से देख सकते हैं, वो है 90,000। सो टोटल ऑफ ऑल दीज इज रुपीज़ 3 लाख। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 3 लाख। नाउ स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रुपीज़ 3 लाख। नाउ वी नीड टू एडजस्ट, बाई मीन्स प्लस भी करना है माइनस भी करना है फ्यू आइटम्स अंडर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, जिसके अंदर इस समय क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन अवेलेबल है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अवेलेबल है, एंड इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा का अगर अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ होता है तो वो भी है इस समय। जिसमें से डेप्रिशिएशन आपको रिमाइंड होगा, अभी हमने उसके पॉइंट को सॉल्व किया, 1 लाख रुपीज़ था। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके निकाला 38,000 रुपीज़, और इनटेंजिबल एसेट्स का बाइफर्केशन तो इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज हो रहा है। ये रहा आपका इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में 1,40,000 से हुआ है 1 लाख, यानी कि 40,000 कम हो रहा है। इसी को हम कहते हैं राइट ऑफ करना या अमोर्टाइज करना। तो इसीलिए हम अमोर्टाइज वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ लिख देंगे। हाउएवर मैंने यहाँ रिटन ऑफ लिखा है, बट यू हैव टू यूज़ अमोर्टाइज्ड, ठीक है। सो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में 3 आइटम्स अवेलेबल थे under the head non-operating and non-cash items, 1 lakh, then 38,000, and then 40,000. Total is 1,78,000. Now net profit before tax में इसको ऐड करना है, and next value is 4,78,000, जिसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के एडजस्टमेंट्स को चेक करना है एज वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट। तो देखिए मैं दिखा दूँ पहले आपको। करंट लायबिलिटीज़ में 2 ही नाम है, एक तो है ट्रेड पेबल्स, दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का तो हमने नोट्स देख लिया है, उसमें टैक्स की वैल्यू थी तो उसको तो इग्नोर कर देंगे आप। ओनली ट्रेड पेबल्स विल बी कंसिडर्ड, जिसकी वैल्यू 1,50,000 से हो गई 1,20,000, यानी करंट लायबिलिटीज़ को डिक्रीज हम देख पा रहे हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटीज़ एंड इट विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल्स। और अगर हम बात करते हैं एसेट साइड की अंडर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ डेफिनेटली, तो करंट एसेट जैसा आप देख पा रहे हैं 3 चीज़ें हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इसमें नहीं आता, ट्रेड रिसीवेबल डेफिनेटली आता है, एंड इन्वेंट्रीज भी आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 से हो गया 1 लाख, यानी घट रहा है। एसेट्स घटेगा तो हम ऐड करते हैं, एंड इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं 2 चीज़ माइनस में जा रहे हैं और 1 प्लस में आ रहा है। सो ये हो गया हमारा एक रफ कैलकुलेशन। नाउ प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो ऐड करते हो आप इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड रिसीवेबल इज द ओनली आइटम जो कि हमें ऐड करना है, दैट इज रुपीज इक्वल टू 1,30,000, वो हमें ऐड करना है किसमें, 4,78,000 में। एंड डिक्रीज में 2 आइटम्स हैं, वन इज इन्वेंट्री फॉर इक्वल टू 1 लाख, एंड सेकंड इज ट्रेड पेबल इक्वल टू 30,000 एंड इक्वल टू 1,30,000। सो ऐड भी 130 हो रहा है, डिडक्ट भी 130 हो रहा है, कोइंसिडेंस है, और वापस घूम फिरा करके आएगा 4,78,000, विच विल बी नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ यहाँ तक आने के बाद अब हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का लास्ट स्टेप हम पे हम आ जाते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ टैक्स पेमेंट, एंड विच इज फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग टैक्स अकाउंट एंड इज इक्वल टू 60,000, एंड फाइनली द आंसर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज रुपीज इनफ्लो रुपीज 4,18,000. Now let's have the second activity, that is cash flow from investing activities. And as you all know, investing में हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखते हैं, एंड सिर्फ एसेट्स को देखते हैं, जिसमें हमने देखा था एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट बना था। सो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्वल टू रुपीज 2,80,000 बाय प्रिपेयरिंग द अकाउंट,
एंड परचेज हो रहा है इसलिए आउटफ्लो ऑफ कैश नेगेटिव में आ जाएगा। एंड साथ ही साथ नॉन करंट एसेट्स में हमारे एसेट साइड में एक चीज़ और भी था, उसको हम बैलेंस शीट में देखें एक बार तो अच्छा रहेगा। ये रहा नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने देख लिया, इनटेंजिबल को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, उसको यूज़ नहीं करना। एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू इनिशियली कुछ नहीं थी, बाद में 60,000, दैट मीन्स परचेज हुआ है 60,000 रुपीज़ से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही एग्जाम्पल हो गया। सो बोथ द परचेजेस विल बी रिटन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ विद इन द ब्रैकेट, दैट मीन्स आउटफ्लो, एंड टोटल भी नेगेटिव आएगा जिसके लिए मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख नहीं पाया, भूल गया हूँ, ऑब्वियसली भूल गया हूँ और कोई बात नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि है 3,40,000। ऐसे ही आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग करता है ओनली टू द लायबिलिटी साइड, ईदर करेंट लायबिलिटीज़ और नॉन करेंट लायबिलिटीज़, बट वन थिंग शुड बी श्योर दैट शुड बी ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जितने भी आप लायबिलिटीज़ में सोर्स ऑफ फाइनेंस जानते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, उनके इंटरेस्ट, उनके डिविडेंड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है आपके सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इन सभी के चेंजेस को आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एज इनफ्लो और आउटफ्लो। तो शेयर कैपिटल जैसा आप देख पा रहे हैं, शेयर्स कैपिटल में 1460 से 16 लाख हुआ यानी इश्यू हो रहा होगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 4 लाख से घटकर कम हुआ यानी कि पेमेंट हो रहा है, उसका हमने इंटरेस्ट भी निकाला था, और कोई तो है नहीं इसमें, ना डिविडेंड्स वगैरह है। तो बस 3 चीज़ें हमारे सामने हैं एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स है एज रुपीज़ 2,50,000 एंड ऑब्वियसली आउटफ्लो हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज इक्वल टू 38,000, ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। एंड शेयर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो शेयर्स इशू करने से कैश का इनफ्लो होता है, सो ये ऐड हो जाएगा एज रुपीज़ 1,40,000। एंड टोटल ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू आउटफ्लो इक्वल टू रुपीज़ 1,48,000। ठीक है, तो आपके तीनों एक्टिविटीज सॉल्व हो चुके हैं और तीनों एक्टिविटीज में से 2 का आंसर नेगेटिव में आया है और जबकि 1 का आंसर पॉजिटिव में आया है। वेट अ मिनट, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम बात कर रहे थे कि वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द 3 एक्टिविटीज़ and one is the inflow, that is from operating activities, and rest 2 are outflow from financing and from investing activities. And the total of all the 3 activities यानी कि 4,18,000 as inflow minus 3,40,000 outflow minus 1,48,000 outflow, the total will be minus 70,000, and which is known as net decrease in cash and cash equivalent. And afterwards the last step is to add the opening balance, जैसा आप देख पा रहे हैं ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और जो हमारे इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो है 1,70,000, एंड जैसे इसको आप ऐड करोगे सो द रिजल्टेड अमाउंट विल बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने 1,70,000 का ओपनिंग ऐड किया और 1,00,000 क्लोजिंग के बराबर आ गया। एंड आइए देखते हैं इसका क्रॉस चेकिंग हमारे बैलेंस शीट से ही। जैसा आप ये देख पा रहे हैं बैलेंस शीट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग फिगर था 1,70,000 और उसके बाद क्लोजिंग गिवन है 1,00,000। यही ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा कि आप जैसे ही उस टोटल के साथ ओपनिंग को ऐड करेंगे तो जो यहाँ क्लोजिंग आपको दिख रहा है इतने के बराबर आपका भी आ ही जाना चाहिए। नाउ वी हैव प्रूवन, तो इस तरफ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बन चुका है और ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। एंड नाउ वी कैन मूव टू द पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज इन द वर्कशीट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज के इस वर्कशीट में मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं रखा है। जस्टिफाई वेदर मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ साइंस और नॉट। सो आपको जस्टिफाई करना है। क्या करना है जस्टिफाई, कि क्या आप मैनेजमेंट को एज अ साइंस एक्सेप्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट दिस question belongs to chapter number 1, that is nature and significance of management. Under that chapter we have gone through a topic named as nature of management, and under that we have discussed 3 types of natures of management are there: art, science and profession. एंड उन्हीं में से एक मैंने पूछा है आपसे कि क्या मैनेजमेंट को आप एक साइंस मान सकते हैं। सो इसका आंसर 3 मार्क्स में आपको ड्राफ्ट करना है। सो आप इसका आंसर जानते ही, दैट इज नॉट अ बिग पार्ट, दैट इज नॉट अ बिग इशू एट ऑल। द मेन कंसर्न इज दैट बीएसटी में आपको 3 में से 3 मार्क्स लाने के लिए कुछ तो अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। सो इसीलिए मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ कैसे लिखोगे आप जिससे आपको 3 में से 3 पूरे अच्छे से मिल जाए, टीचर भी खुश हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इन दिस क्वेश्चन ओनली, मैं ये जो टिप दे रहा हूँ ये इसी क्वेश्चन के लिए बाय मीन्स अगर आपको
आर्ट आपको प्रोफेशन का भी पूछेंगे तो भी आप सेम पैटर्न फॉलो करिए. आई एम बेसिकली स्टेटिंग हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट. So the first part of the answer is first to write the meaning of science. क्योंकि आपसे साइंस से कंपैरिजन करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले साइंस की मीनिंग और डेफिनेशन विच यू आर हैविंग इन योर माइंड आपको लिखने हैं. तो जैसे ही आप साइंस की मीनिंग को वहाँ लिख दोगे तो आपके पास कुछ फीचर्स आ जाएंगे, है ना. तो एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ साइंस. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि दे आर 3 फीचर्स ऑफ साइंस: सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. तो आप उस डेफिनेशन के साथ उसके नीचे उन 3 फीचर्स को एनलिस्ट कर दीजिए. एंड देन थर्ड स्टेप में इन्हीं फीचर्स के साथ टेस्ट करना है कि मैनेजमेंट में ये फीचर्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट. So in the third step, one by one, we need to explain that heading as well as we need to quote a line that according to this explanation, science is having this feature in it, management is having that feature or not. So the first is systematized body of knowledge. और जब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपका आंसर आता है कि yes, this feature of science is present in the management. सेकेंड देन आता है आपका कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं. एंड अगर इसको भी हम जब डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. और जब इसकी हम बात करते हैं तो साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, हर कंडीशन में इन द सेम वे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. बट ये ह्यूमन साइंस है मैनेजमेंट, ये ह्यूमन बींग्स पर लागू होता है और ये ऑलवेज एट द सेम टाइप लागू नहीं हो पाता है ना. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वेरी रिजिड, इट इज़ फ्लैक्सीबल. एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी इज़ देयर. सो इट इज़ पार्शली प्रेजेंट और पार्शली नॉट प्रेजेंट. सो ये हो गए हमारे 3 फीचर्स पर जस्टिफाई करना कि मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर्स हैं कि नहीं. एंड नाउ यू नीड टू राइट द कंक्लूजन पार्ट separately in a paragraph, in a short paragraph of 2 or 3 lines, that management is a soft science. By means basically आपको ये उसमें conclude करके बताना है कि after observing all the features of a science, we can find that science management is not yet fully developed as a science, or something remain to be to state it or quote it as a science. So we can say that management is not accepted as a full-fledged science, rather it is a soft science or human science, है ना. इस तरह से आप मैनेजमेंट एज अ साइंस को एक्सप्लेन करके पूरे मार्क्स उठा सकते हैं. एंड ऐसे ही अगर आपको आर्ट और ऐसे ही प्रोफेशन का पूछेगा तो भी आप सेम सीरीज फॉलो करिए कि पहले उसकी मीनिंग दीजिए, देन उसके फीचर्स बताइए, उसके बाद उसको क्रॉस चेकिंग कराइए एंड देन कंक्लूजन दीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बीएसटी के. प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस. एज वी ऑल नो दैट कि प्लानिंग का ये एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेन एनी अदर 3 लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग. सो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बट प्लानिंग चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लानिंग का आपको लिमिटेशन लिखना है उस डज नॉट गारंटी टू सक्सेस के अलावा. सो हेयर आई एम स्टेटिंग और कोटिंग ऑल द फीचर्स अदर देन दैट. सो फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. Next is planning may not work in a dynamic environment. Next, planning is reduces creativity. Next, planning involves huge cost. Next, planning is a time consuming process. तो इनमें से आप कोई भी 3 चुन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now, next and last question of the paper, that is for equal to of 4 marks. Now क्या है क्वेश्चन? 2 पार्ट्स में है. पहला, give 2 reasons एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज बेटर देन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आपका जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल से बेटर है, इसके कोई 2 रीजन बताने हैं. तो ऑब्वियसली उसको बताने का मतलब है कि आप उसके क्या बताएंगे, एडवांटेज पार्ट को. एंड सेकंड में एक्सप्लेन एनी 2 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. और उसी तरह से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कोई 2 सोर्स आपको बताने हैं. तो देखिए, अगर आपको ये बताना है कि एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल से बेहतरीन क्यों है, तो दैट मीन्स आपको बताना होगा उसके एडवांटेजेस को. तो हेयर आर फ्यू एडवांटेजेस. क्वालिफाइड पर्सनल, we can have wider choice option, fresh talents can be brought up in the business, competitive spirits can be developed. So these are the few advantages of recruiting candidates from the external sources. And few examples of external sources, I have not written all the examples, only 6 I have written, and I think 4 points still remains.
direct recruitment is one of the sources, casual callers, advertisement, employment exchange, placement agencies and management consultation, campus recruitment, इसी तरह से वेब पब्लिशिंग भी होता है, एडवर्टाइजमेंट के अलावा मीडिया पब्लिकेशन भी होता है ना। तो इस तरह से बहुत तरह के और भी हमारे चॉइसेस अवेलेबल हैं। सो आउट ऑफ दीज यू कैन राइट एनी टू ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इन दिस वे आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हुआ, बट इसके पीछे रीज़न थे। आज हमने बड़े बड़े क्वेश्चन, कैश फ्लो और उस तरह के क्वेश्चन टेकअप किए हैं। सो टाइम कंज्यूमिंग था, बट अगेन आई थिंक यू हैव स्पेंड अ वेरी फ्रूटफुल टाइम इन दिस चैनल विथ मी, एंड होप सो कि ये सीरीज़ आप सभी को आपके इस रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। आप अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, स्पेसिफिकली कि आज का साउंड का जो प्रॉब्लम था कि लो वॉइस है वो करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।